students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy. This is your biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि हमारी दो तरह की वीडियोस आप देख पा रहे होंगे, एक केमिस्ट्री की होगी और एक बायो की होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमने एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बॉटनी हमने दोनों किया और दोनों ही डिग्री हमने बाकायदे क्लास में बैठ के प्रोफेसर के लेक्चर सुन के किए हुए हैं। हमारे दोनों सब्जेक्ट हमारे सिविल के ऑप्शनल में थे, तो इसलिए हमारा दोनों सब्जेक्ट हमने मेहनत करके कमांड किया है। इसलिए आप उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी ये बायो की वीडियो बनाते हैं, कभी केमिस्ट्री बनाते हैं। दोनों सब्जेक्ट पे हमारा इक्वल कमांड है दोनों। देखिए भाई, हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े मास्टर हैं सब्जेक्ट के, लेकिन काम भर का जो कंपटीशन की जहाँ तक बात होती है उतना हमको आता है। ठीक, बाकी तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट अथाह है, अथाह नॉलेज है। कई जिंदगी लग जाएगी किसी एक सब्जेक्ट को मास्टर करने में, लेकिन जो भगवान की कृपा से और हमने जो मेहनत किया है उससे हमको जो जिन कंपटीशन को हम पढ़ाते हैं, जिन क्लास को हम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने भर की योग्यता भगवान ने दिया है। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों सब्जेक्ट पे हमारा इक्वल कमांड है, एक लेवल तक। चलिए बात करते हैं। देखिए, कुछ टर्म हमने लिखे हैं, डाईप्लाइड्स, हैप्लाइड्स, मोनोप्लाइड और प्लाइडी कैलकुलेशन लिखा हुआ है। प्लाइडी कैलकुलेशन आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी भी क्लास की बात करूंगा, देखिए अप्लाइड है तो डिप्लाइड है, टर्म बार बार आते हैं। और अगर मान लीजिए अगर जेनेटिक्स की बात करें तो क्लास 12 से आप जानते हैं जेनेटिक्स शुरू हो जाती है। किसी भी बोर्ड के आप होंगे, क्लास 12 से जेनेटिक्स शुरू हो जाती है, उसके आगे बीएससी एमएससी आगे जेनेटिक्स होती है। और सारे एग्जाम्स में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे लाइफ साइंस एग्जाम, कोई एग्जाम हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ये बेसिक्स आप जेनेटिक्स समझने में बड़ी हेल्प करता है। तो देखिए जरा, हम जरा इन टर्म को समझते हैं कि डाईप्लाइड कब कहेंगे, हैप्लाइड किसे कहा जाएगा, मोनोप्लाइड किसे कहा जाएगा, और प्लाइडी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये जो टॉपिक है, आप कहीं पर भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम 12th टू ऑनवर्ड, कहीं पर भी तो इसीलिए टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिए, कुछ बातें मैं जो कहूंगा वो आपके बुक से डिफरेंट मिलेगी। बुक्स मतलब जो आपके इंडियन ऑथर्स की बुक होंगी उनसे डिफरेंट मिलेगी। रेफरेंस बुक में वही मिलता है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही कह लीजिए कि जो रेफरेंस बुक में वही हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम कहते हैं अगर 2n कहीं लिखा है 2n, तो हम इसे कह देते हैं डाईप्लाइड, यही ना। और n लिखा हो इसे हम कह लेते हैं यहाँ पर मोनोप्लाइड या हैप्लाइड, मान लीजिए हमने कह दिया हैप्लाइड। तो एक बात आप समझिए, असल में 2n का मतलब डाईप्लाइड होता है। 2n का सही सही मतलब होता है कि ये सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक जो होती है आप जानते हैं सेक्स सेल होती हैं, और दूसरी होती है सोमैटिक सेल। सब जानते होता है, सबको पता है बात का। तो देखिए, चूंकि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे प्लांट एनिमल हैं, मैक्सिमम जो हैं, वो कैसे होते हैं, डाईप्लाइड होते हैं। इसलिए 2n को वहां पर हम डाईप्लाइड कह देते हैं। अदरवाइज यही कह लीजिए कि मैक्सिमम प्लांट एनिमल जो होते हैं उनकी जो सेल्स जो होती हैं सोमैटिक सेल, वो डाईप्लाइड ही होती हैं। इसलिए सोमैटिक जो नंबर है वो डाईप्लाइड नंबर हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन सही से क्या ध्यान दीजिएगा, 2n का मतलब होता है सोमैटिक नंबर। ये सोमैटिक सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर होता है, ये सोमैटिक नंबर होता है। और इस सोमैटिक सेल की प्लाइडी डाईप्लाइड, ट्राइप्लाइड, टेट्राप्लाइड या पॉलीप्लाइड कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। ट्विन क्या बताता है, सोमैटिक सेल है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि सेक्स सेल, ये बताता है कि सेक्स सेल है। तो अगर हम कहें तो हमारे बुक्स में ट्विन का मतलब डिप्लाइड क्यों लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है कि अधिकांश प्लांट एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी सोमैटिक सेल डिप्लाइड ही होती हैं। इसलिए जो सोमैटिक नंबर है डिप्लाइड नंबर के साथ में लिखा है अधिकांश केस में सही है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए जिस गेहूं की हम रोटी खाते हैं, जिसे हम कॉमन ब्रेड व्हीट कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यानी कि अगर मैं व्हीट प्लांट की अगर बात करूं आपसे, तो व्हीट प्लांट में 2n इक्वल टू डाईप्लाइड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डाईप्लाइड नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, ये हेक्साप्लाइड होता है, ये हेक्साप्लाइड होता है।
तो आई होप कि मेरे एग्जांपल से बात क्लियर हो गई कि 2n इक्वल टू, इनफैक्ट ये 2n प्लाइडी बताता ही नहीं, प्लाइडी 2x से बताई जाती है। तो फिर 2n इक्वल टू डाइप्लाइड हमारे बुक्स में लिखा कैसे है? क्या बुक वाले गलत लिखे हैं? नहीं, गलत नहीं लिखे हैं। है क्या कि मैक्सिमम जो प्लांट एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? डिप्लाइड ही होते हैं। वहां पे सोमेटिक जो सेल्स होती हैं डाइप्लाइड होती हैं, इसलिए मैक्सिमम केस में 2n जो है डाइप्लाइड सही भी है ना? लेकिन मान लीजिए जब हम पॉलीप्लाइड पढ़ेंगे, ट्राइप्लाइड, टेट्राप्लाइड, यही मतलब बरसीम प्लांट के बारे में बात करना हो, या आपके बनाना के बारे में बात करना हो, दूब ग्रास के बारे में बात करना हो, व्हीट के बारे में बात करना हो, तो यहाँ पे ट्विन डाइप्लाइड नहीं होता। यहाँ कितना होता है जानते हैं? हेक्साप्लाइड होता है। जो जिस गेहूं की हम रोटी खाते हैं वो हेक्साप्लाइड होता है। याद रखिएगा कि 2n वास्तव में प्लाइडी बताता ही नहीं, वो ये बताता है कि सोमेटिक सेल है। अब इस सोमेटिक सेल की प्लाइडी अधिकांश केस में चूंकि डाइप्लाइड ही होती है, इसलिए यहाँ पे डाइप्लाइड लिखा मिलता है। लेकिन अगर हम व्हीट प्लांट में आएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां पर हेक्साप्लाइड मिलेगा। बरसीम में जाएंगे वहां पर आपको टेट्राप्लाइड मिलेगा। दूब घास में वहां पर ट्राइप्लाइड मिलेगा। तो आप इस बात को समझिए कि 2n वास्तव में क्या है। अगर आपको पूरा होलिस्टिक स्टडी करनी हो कि वो डिप्लाइड प्लांट के लिए भी लागू हो और पॉलीप्लाइड के लिए लागू हो, तो 2n को आज से डिप्लाइड करना बंद कर दीजिए। 2n क्या मतलब क्या होता है? सोमेटिक सेल होती है। हाँ, वो डाइप्लाइड भी हो सकती है, ट्राइप्लाइड भी हो सकती है, टेट्राप्लाइड भी हो सकती है और हेक्साप्लाइड भी हो सकती है। तो अधिकांश केस में चूंकि 2n जो सोमेटिक सेल है वो डाइप्लाइड होती है, इसलिए अधिकांश जगह पे 2n आपको डाइप्लाइड लिखा मिल जाता है। लेकिन अगर ये व्हीट के केस में लिखा मिलेगा तो 2n को आप डाइप्लाइड मत कहिएगा, ये हेक्साप्लाइड होता है। तो बेटर है कि हम पूरी बात समझें कि 2n सिंपली रिप्रेजेंट्स द क्या? सोमेटिक सेल। वो सोमेटिक सेल आपकी डाइप्लाइड भी हो सकती है, अधिकांश केस में होती ही है, इस अधिकांश केस में सही है। लेकिन व्हीट जैसे पॉलीप्लाइड प्लांट में सही नहीं है। तो आज हम इस तरह की बात आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं जहां पर क्लियर होना चाहिए। तो 2n अधिकांश केस में डिप्लाइड ठीक है, सही है, लेकिन प्लाइड जो पॉलीप्लाइड है उनके केस में सही नहीं है, वहां पर तो प्लाइडिंग उनकी डिपेंड करेगा। प्लांट ट्राइप्लाइड है तो 3n आप जानते हैं कि 2n इक्वल टू ट्राइप्लाइड हो जाएगा। टेट्राप्लाइड है तो 2n आपका टेट्राप्लाइड हो जाएगा और हेक्साप्लाइड 2n आपका हेक्साप्लाइड हो जाएगा। इस तरह से आई होप कि अब आप उस बात को समझ गए होंगे कि 2n हमेशा ही डिप्लाइड नहीं होता। 2n ट्राइप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड इत्यादि भी हो सकता है। बेटर है कि हम इसको रियल सेंस में समझें। और रियल बात क्या है कि 2n असल में प्लाइडी बताता ही नहीं है। 2n ये बताता है कि सेल आपकी सोमेटिक है और n बताता है कि सेल आप कैसी है? सक्सेस है ना? लेकिन जो सोमेटिक सेल है अधिकांश केस में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2n जो है सोमेटिक सेल जो है अधिकांश केस में डाइप्लाइड होती है, इसलिए डाइप्लाइड यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको पॉलीप्लाइड केस दी गई हो तो वहां पे 2n आपका डाइप्लाइड नहीं होगा, वहां पॉलीप्लाइड हो जाएगा। तो सही रियल सेंस यही है कि 2n का सोमेटिक सेल कहिए, आप कहिए कि जो डाइप्लाइड भी हो सकती है और पॉलीप्लाइड भी हो सकती है। यानी कहिए अधिकांश केस में डाइप्लाइड होती है और कुछ केस में वो ट्राइप्लाइड, टेट्राप्लाइड और पॉलीप्लाइड भी होती है। ठीक है ना? आई होप कि आप मेरी बात आप समझ गए। अब देखिए तो डाइप्लाइड, अब हम देखिए प्लाइडी पहचाने कैसे, प्लाइडी का रियल मतलब होता है। हम जरा आपसे बात कर लें कि प्लाइडी का सही मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, इसके लिए होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, आप एक बात जानते हैं, जो क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होते हैं वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए मैं कहूंगा आपसे कि हमारा क्रोमोसोम का पेयर है और इस पर जो जीन्स है, मान लीजिए मैं कहूं यहाँ पर जो जीन्स है, वो जो जीन है, यहाँ पे जीन मान लीजिए, यहाँ कहा गया, यहाँ जीन है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और यहाँ पे जीन आपका वही है ए बी सी। ये जीन ऐसे हो गए। ठीक, तो आप देख रहे हैं दोनों जीन पे, दोनों क्रोमोसोम पे समान जीन पे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। ये कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं
जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम, जेनेटिकली जिन क्रोमोसोम पे समान जीन हो से कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि एक सेल के न्यूक्लियस में या एक न्यूक्लियस में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे सब के सब पेयर कर जाएंगे। यदि आप बात याद रखिएगा, वो बात क्या है, ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स गॉट पेयर्ड, यानी कि ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स present in a nucleus, present in a nucleus got paired, ये पेयर हो जाता है, पेयरिंग कर लेते हैं, got paired, ठीक है ना। यही कहा जाए कि पेयरिंग हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होती है। इसी बात को हम बदल कर सकते हैं कि पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग टेक्स प्लेस between homologous chromosomes, तो ये बात आप याद रखिए, पेयरिंग हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होती है, ठीक है ना। जो क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक न्यूक्लियस में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो सब के सब पेयर कर जाएंगे। अगर दो होमोलोगस होंगे तो पेयरिंग दो के बीच में होगी, तीन होमोलोगस होंगे तो तीनों पेयर करेंगे, और अगर 10 होमोलोगस होंगे तो 10 के 10 पेयर कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 4 क्रोमोसोम है और चारों में से कोई भी जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, तो जो क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते उसे नॉन होमोलोगस कहते हैं, नॉन होमोलोगस कहते हैं। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की कोई पेयरिंग यहाँ पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ए पर एक हमारी जीन आपके एबीसी है, और इस पर जीन मान लीजिए आपका है डीएच और जी, ये क्रोमोसोम हमारे हैं, जीन हमारे हैं। तो देखिए यहाँ पर एबीसी और यहाँ पर डीएच, शायद एक बार ध्यान दीजिएगा, अब कैपिटल मान के चक्कर मत पड़िएगा। अगर यहाँ पे एबीसी लिखा है और यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख दिया होता, ठीक ना, तब ये होमोलोगस हो जाता। तो कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, लेटर होने चाहिए से। यहाँ देखिए लेटर ही डिफरेंट है, यहाँ पर ए है तो यहाँ डी है, यहाँ बी है तो यहाँ एच है, यहाँ सी है तो यहाँ जी है। तो इसका मतलब ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, जेनेटिकली डिफरेंट हैं। और जो क्रोमोसोम जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं वो कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। ये कैसे हैं, ये हमारे हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारे हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस दिए गए हैं क्या, नॉन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इनमें अलग अलग जीन्स होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। और एक बात रखिएगा, इनके बीच पेयरिंग नहीं होती है ना, यानी कि सच क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर, सच क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर, डू नॉट पेयर, इनके बीच पेयरिंग नहीं होती है ना। ऐसे क्रोमोसोम की पेयरिंग यहाँ पे नहीं, ठीक। अच्छा एक बात समझिए, अगर आप में से कोई अगर हिंदी मीडियम का हो, या मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बच्चा अगर मान लीजिए 11th में पढ़ रहा हो, तो एक बात देखिए, समझने वाली बात है, आप समझने पे फोकस करिए। और मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, अलग बात है, लेकिन मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ। तो इतनी सी अंग्रेजी आप सबको आती है, अगर कोई बच्चा 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, या किसी ने अगर हिंदी मीडियम में ही अगर बीएससी करी है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इतनी इंग्लिश आप लोगों को आती है। तो
साइंस में बहुत इंग्लिश बहुत ज्यादा होती है, आप जानते हैं, इतनी हिंदी सबको आती है। तो यही तो कह रहा हूँ ना कि ABC या DHG क्या है, हमारे जीन्स है। देखिए जरा मैं जीन को बता दूं, जीन सिंपली क्या होते हैं, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा, सॉरी डीएनए का एक टुकड़ा होता है। तो किसी डीएनए का हुआ टुकड़ा जो कम से कम एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे जीन कहा जाता है। मैं जीन की इतनी बात मैंने बता दिया, बाकी ढेर सारी बातें जीन के बारे में आगे करेंगे। तो जीन क्या होते हैं, सिंपली मेजॉरिटी आपके अधिकांश किस्म क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, और कभी कभी आरएनए के टुकड़े होते हैं। ऐसे ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो कम से कम एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं जीन। जीन की और भी डेफिनेशन है जो हम बात करेंगे। आज अपना टॉपिक कुछ और है। तो देखिए इस पर हमने जीन को ABC से लिखा है, और यहाँ जीन आपका DHG से लिखा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अलग जीन है और यहाँ पे अलग जीन है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिन पर अलग अलग जीन होते हैं वो कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यही बात हमने लिखा हुआ है, क्या, जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और लिखा है सच क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर, ऐसे क्रोमोसोम पेयर नहीं करते या इनके बीच पेयरिंग नहीं होती। तो इतनी सी बात है, कोई इसमें मैटर कोई लैंग्वेज का नहीं है। जो सामान्य हिंदी भाषा में पढ़ने वाले वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो साइंस पढ़ता है इंटर में भी वो अंग्रेजी पढ़ता है, इतनी अंग्रेजी जानकारी है। तो मैं मान चल रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले जो होंगे, उनको भी इतनी अंग्रेजी आती होगी और इन बातों को समझ पा रहे होंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिन पर जीन समान होंगे, जो हमने इसके पहले कहा था वो कौन होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में वेरी होती है। हमने पिछले में आपको कहा था कितने जैसा कि आपका था, देखिए इस पर भी वही जीन है ABC, यहाँ भी वही जीन है ABC। तो जो क्रोमोसोम पे समान जीन होते हैं, जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, उन्हीं के बीच खाली पेयरिंग होती है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। और अभी हमने जो देखा वो क्या है, वो देखा कि देखिए हमने जो दो क्रोमोसोम लिया है, इस बार इनके जीन क्या है, देखिए डिफरेंट है। तो जिन क्रोमोसोम के जीन डिफरेंट होते हैं वो हमारे जो क्रोमोसोम कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनके बीच क्रोमोसोम, इनके बीच पेयरिंग नहीं होती। इतनी बात आप याद रखिए। हम बात क्या बताना चाह रहे थे आपसे, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्लैडी कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं प्लैडी कैसे डिसाइड। तो देखिए होता क्या है कि रियल में, प्रैक्टिकल में क्या किया जाता है कि सेल को फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। मैंने कहा सेल को फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप टाइप होते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। तो ऐसे केस में स्टेनिंग करने के बाद आपने पढ़ा होगा बेसिक फुटसिन एक रिएजेंट है, उससे क्रोमोसोम को रंगा जाता है या न्यूक्लियस की स्टेनिंग की जाती है। और ये स्टेनिंग करने के बाद क्या होता है कि बहुत ही स्पष्ट क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, सेल के न्यूक्लियस की हम स्टेनिंग करते हैं, किससे, बेसिक फुटसिन से। उसको रंग दिया जाता है, स्टेनिंग कर दिया जाता है, और स्टेनिंग करने के बाद क्रोमोसोम बहुत साफ साफ दिखने लगते हैं। ठीक है ना। तो अब ऐसे सेल को, ऐसे न्यूक्लियस को जिसकी स्टेनिंग की गई है, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, तो हमको क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई देते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और इस पर मान लीजिए मैं कहूँ 4 क्रोमोसोम्स हैं, और मान लीजिए कहा जाए कि चारों क्रोमोसोम यहाँ पर जो है इकट्ठे यहाँ पे ऐसे पेयर किए हैं। देखो भाई शेप कुछ भी हो सकती है, ये देखिए ऐसा, ऐसे कंडीशन में, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये बता दीजिए, अगर चारों क्रोमोसोम इकट्ठे पेयर किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि चारों क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना, ऐसे होंगे। मान लीजिए अगर मैं कहूँ एक दूसरा कोई न्यूक्लियस है, ऐसे मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम जो है दो दो क्रोमोसोम दो जगह ऐसे पेयर किए हुए हैं, ऐसे दो जगह है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में जेनेटिकली सिमिलर हैं, और ये दोनों आपस में जेनेटिकली सिमिलर हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अगर इस बार क्रोमोसोम मान मैं कहूँ, इस बार क्रोमोसोम मैं अंक से लिख रहा हूँ, डिजिट से लिख रहा हूँ। अगर मैं डिजिट लिखूँ, सपोज करिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जीन्स हैं 1 2 3 4, तो आप ये समझ लीजिए कि इन चारों पे वही जीन्स होंगे, सब पर वही 1 2 3 4 होंगे, तभी यहाँ पर पेयरिंग हुई है, सब पर वही चारों पे वही जीन रहे होंगे। ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चारों जीन एक जैसे थे, सब पर वही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 था, यानी सब के सब जेनेटिकली सिमिलर थे, इसलिए सब के सब पेयर कर गए। ठीक। यहाँ पर ये चार क्रोमोसोम दो जगह क्यों पेयर किए, इसका मतलब ये हुआ
ये जो क्रोमोसोम थे, मान लीजिए इन पर जीन था 1 2 3 4, यहाँ पे जीन था 1 2 3 4, लेकिन मान लीजिए इस पर जीन रहा हो 5 6 और 7 और यहाँ पे जीन आपका रहा हो 5 6 और 7, तब बताइए कि क्या 1 2 3 4 इस 5 6 7 से समान है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रोमोसोम जिस पर 1 2 3 4 है, ये क्रोमोसोम 1 2 3 4 आपस में कैसे हैं? जेनेटिकली सिमिलर है, दोनों के समान जीन है। तो जिन पर दो समान जीन हो गए आपस में पेयर कर गए। लेकिन देखिए इस पर जीन 1 2 3 4 है और यहाँ जीन 5 6 7 है, तो 5 6 7 वाला 1 2 3 फिर से क्या हुआ? नॉन होमोलॉगस हुआ, जेनेटिकली डिफरेंट हुआ ना। तो फिर ये पेयर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ये दोनों आपस में समान है, 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 यहाँ भी है, तो क्या देखिए आपस में इकट्ठे यहाँ पर पेयर कर गए। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस हो, सपोज करिए, और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, 3 की भी पेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन इस पर रहे होंगे 1 2 3 4 वही इन सभी पे रहे होंगे 1 2 3 4, यानी सारे चारों के तीनों के तीनों क्या है? जेनेटिकली सिमिलर रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ एक जीन है, ये दूसरा जीन है, मान लीजिए तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है, सपोज करिए, और मान लीजिए मैं कहूं कि यहाँ जो जीन्स हैं वो सब के सब डिफरेंट है। यहाँ आपकी जीन है मान लीजिए 1 2 3, सपोज करिए यहाँ जो जीन्स हैं ये 1 2 3 है, 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पर जीन है, यहाँ मान लीजिए 4 5 6 जीन है, यहाँ पर आपका 7 8 और 9 नंबर का जीन है, और यहाँ मान लीजिए आपका 10 और 11 ये जीन है। तो अब बताइए कि जब ये चारों क्रोमोसोम जेनेटिकली डिफरेंट है, इस पर जीन कोई और है, इस पर कुछ और है, इस पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं जिनको हम जेनेटिक्स भाषा में बोलते हैं नॉन होमोलॉगस, तो क्या यहाँ पर पेयरिंग होगी? नहीं पेयरिंग होगी। ठीक है ना। तो एक बात हम समझ गए कि एक न्यूक्लियस में जितने भी जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं सब के सब इकट्ठे पेयर कर जाते हैं। अगर न्यूक्लियस में कोई भी क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, सबके सब डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले हैं, सबका अगर जीन अलग अलग है, इन सब के सब नॉन होमोलॉगस हैं, तो वहां कोई पेयरिंग नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे लेकिन कोई पेयरिंग नहीं है। ये सामान्य सी बात है भाई, हम किसी फील्ड में बैठे हैं, तो किसी फील्ड में माने 10 लोग हैं और दसों के दसों किसी को कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, तो क्या वो एक साथ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो भाई जब हमारे फ्रेंड नहीं है, हमारे उनका परिचय नहीं है, उनको हम जानते पहचानते नहीं, तो सब अलग अलग बैठेंगे, तो 10 जगह बैठेंगे। लेकिन मानिए दसों जो हैं एक एक विचारधारा, एक ही सोच वाले हो, क्या सब इकट्ठे 10 इकट्ठे बातचीत करेंगे, एक ही मंडली में बैठेंगे। इधर 10 में से 5 जो है एक विचारधारा वाले हो और 5 दूसरे वाले होंगे, तो 5 5 दो ग्रुप वहां बन जाएंगे। सामान्य सी बात है कि अगर एक जगह कई लोग बैठे हों और उनमें कोई परिचय नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो दो दो ही बैठेंगे, पास पास नहीं बैठेंगे। लेकिन जितने लोग समान विचार वाले होंगे, जितने भी एक ग्रुप के होंगे, जितने भी दोस्ती होगी, परिचय होगा, तो सब इकट्ठे साथ बैठेंगे। यहाँ पे चार क्या थे कि चारों में कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, कोई यहाँ पे समानता ही नहीं है, तो चारों सबसे अलग अलग, कोई पेयरिंग यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चारों इकट्ठे पेयर कर गए। क्यों इकट्ठे पेयर गए? तो हमने 2 पे लिख के दिखाया, बाकी 2 पे लिखा मान लीजिएगा आप लोग कि इन चारों पे समान जीन है, 1 2 3 4 है, और जब सभी पे समान जीन हो जाएंगे सब सब इकट्ठे पेयर कर जाएंगे। यहाँ देखिए आपने 4 क्रोमोसोम यहाँ पर भी है, ये आपने 2 जगह पेयर कराया। क्यों कराया है? ये दोनों एक जैसे हैं, इकट्ठे एक जगह पेयर कर गए, और ये दोनों दूसरे टाइप के हैं तो अलग पेयर करेंगे। इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या से पेयरिंग डिसाइड नहीं होती। वही 4 क्रोमोसोम होने पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, वही 4 क्रोमोसोम के 2 जगह दो के पेयर बन रहे हैं, और वही चारों यहाँ इकट्ठा पेयर कर गए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी उस बात पे डिपेंड करती है कि क्रोमोसोम जो है उनमें जेनेटिक सिमिलरिटी है कि नहीं, वहां पे होमोलॉजी है कि नहीं। तो अगर जेनेटिक सिमिलरिटी होगी तो जितने क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होंगे सबके सब पेयर कर जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ प्लाइडी कि हम कैसे डिसाइड करें ये कितना प्लाइड है, प्लाइडी लेवल क्या है। प्लाइडी लेवल क्या है, इसके क्या करिएगा, एक जगह क्या कि जब आप
न्यूक्लियस को स्कैन करके और माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखेंगे तो वहां पे साफ साफ दिखेगा कि पेयरिंग कितने क्रोमोसोम के बीच में हो रही है, यानी एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं। तो मान लीजिए आपको लगा कि एक जगह पे इकट्ठे 4 क्रोमोसोम पेयर किए हैं, यानी जितने क्रोमोसोम एक जगह पे पाए जाएंगे या जितने क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी या एक स्टैक में एक ग्रुप में जितने क्रोमोसोम होंगे और उसके प्लाइडी लेवल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जितने क्रोमोसोम थे सब के सब 4-4 का सेट बनाए हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, ये टेट्राप्लॉइड कहलाएगा, टेट्राप्लॉइड। ये प्लांट यानी जो भी आपका होगा टेट्राप्लॉइड होगा, इसको 4x से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको एक सेट में 4 क्रोमोसोम दिखाई पड़े समझ जाएंगे टेट्राप्लॉइड। ऐसे मान लीजिए एक जगह पे आपको यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रही है, एक जगह देखना है कितने क्रोमोसोम पेयर किए गए, तो अगर एक जगह पे खाली 2 ही क्रोमोसोम पेयर किए हैं तो क्या कहलाएगा, डाइप्लॉइड। ये हो गया आपका डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड हो जाएगा, इसको 2x से लिखा जाता है। ऐसे यहाँ देख रहे हैं एक सेट में 3 क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं तो आपका ट्राइप्लॉइड हो जाएगा, क्या हो गया, ट्राइप्लॉइड, और इसको हम 3x से लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भले ही 4 क्रोमोसोम हैं लेकिन कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, तो जहाँ पे क्रोमोसोम की कोई पेयरिंग हो ही नहीं रही, आप देख रहे हैं साफ साफ एक जगह पे खाली एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे खाली एक ही है, यहाँ पे खाली एक ही है, यहाँ भी खाली एक ही, यहाँ भी खाली एक ही है, तो जहाँ पे क्रोमोसोम पेयरिंग हो ही नहीं रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मोनोप्लॉइड। एक जगह पे खाली, मोनो मतलब होता है तो एक जगह पे खाली अगर एक ही क्रोमोसोम होगा इसे मोनोप्लॉइड कहा जाएगा। यानी ये सेल कैसी है, ये है मोनोप्लॉइड, ये मोनोप्लॉइड है, ये मोनोप्लॉइड, इसको बस हम एक्स से लिखें, ठीक ना। तो आई होप कि प्लैडी कैसे डिसाइड की जाती है आपको पता चल गया होगा कि हम मोनोप्लैड कब बोलेंगे या डाइप्लैड कब बोलेंगे या ट्राइप्लैड कब बोलेंगे या टेट्राप्लैड कब बोलेंगे। तो इसके लिए हमने जो बात आपसे किया वही किया है कि अगर 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम अगर जेनेटिकली सिमिलर हैं, अगर जीन समान है तो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक न्यूक्लियस में जितने क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं सब के सब इकट्ठे पेयर कर जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई क्रोमोसोम समान नहीं है, यानी सब के सब क्या है, नॉन होमोलोगस है, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई पेयरिंग नहीं होती, याद रखिएगा, यदि यहाँ कोई पेयरिंग नहीं हुई, एक जगह पे खाली एक ही क्रोमोसोम है तो कहलाएगा मोनोप्लॉइड। ऐसे आप देख रहे हैं बाकी यहाँ देखिए 3 क्रोमोसोम इकट्ठे पेयर कर गए, यानी यहाँ पे एक जगह पे 3 क्रोमोसोम है, एक सेट में 3 क्रोमोसोम है तो कहलाएगा ट्राइप्लॉइड। 3 क्यों हो गए, क्योंकि 3 क्रोमोसोम यहाँ पे एक जैसे थे, 1 2 3 4 इस पर भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, और बीच वाले पर भी वही 1 2 3 4 है, इसलिए पेयरिंग यहाँ पर भी ट्राइप्लॉइड हो गया। यहाँ देख रहे हैं एक जैसे 2 क्रोमोसोम थे तो इकट्ठे यहाँ पेयर कर गए, ऐसे एक जैसे 2 थे यहाँ भी इकट्ठे पेयर कर गए, यहाँ पे एक जगह पे 2 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए क्या हुआ, डाइप्लॉइड हुआ। टेट्रा मत बोलिएगा, एक जगह पे या एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले 2 ही क्रोमोसोम है, आपका डाइप्लॉइड होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि 4 क्रोमोसोम इकट्ठे पेयर कर गए, यानी एक जगह पे यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड कहेंगे। यानी प्लैडी क्या बताती है, प्लैडी बताती है कि एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं, एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं, ठीक है ना, ये बात आती है। इसी को हम बदल के बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये प्लैडी को जानने का तरीका होता है, और ये डेफिनेशन होती है क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये कैसे पता चलता है, एक जगह पे कितने क्रोमोसोम पेयर किए हैं। तो अगर हमको इसी को सेंटेंस में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो प्लैडी के बारे में क्या लिखा जाएगा, प्लैडी पर लिखना हो हम क्या बताएंगे कि इट डिस्क्राइब्स the number of chromosome sets, the number of chromosome sets present in the nucleus, present in the nucleus। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम सेट जो है, कितने क्रोमोसोम सेट हैं उतना ही ये बताती है। और ये पता कैसे चलेगा, तो एक जगह पे जितने क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई होगी उतना ही क्रोमोसोम सेट माना जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कहा जाए कि मोनोप्लॉइड में कितने सेट होते थे, आप बोलेंगे एक क्रोमोसोम सेट, डाइप्लॉइड में
2 क्रोमोसोम सेट होते हैं, ट्राइप्लैड में 3 क्रोमोसोम सेट होते हैं और टेट्राप्लैड में 4 क्रोमोसोम सेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड है, यानी अगर आपका कोई अगर मोनोप्लैड है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मोनोप्लैड प्लांट एनिमल है तो मोनोप्लैड्स है कितना 1 क्रोमोसोम सेट, 1 क्रोमोसोम सेट यहाँ पर होगा, 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम सेट। इसी प्रकार से जो डाइप्लैड्स होंगे, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें क्या होता है कितना 2, इनके पास 2 क्रोमोसोम सेट होता है, 2 क्रोमोसोम सेट होता है। और ट्राइप्लॉयड के पास जितनी प्लैड उतना कह लीजिए, तो जो ट्राइप्लॉयड्स होते हैं, ट्राइप्लॉयड्स है कितना, यहाँ पर होता है 3 क्रोमोसोम सेट, 3 क्रोमोसोम सेट। और ऐसे अगर टेट्राप्लॉयड हो गया तो 4 क्रोमोसोम सेट होगा। तो टेट्राप्लॉयड होंगे, टेट्राप्लॉयड प्लांट एनिमल होंगे, इनमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम सेट होगा, 4 क्रोमोसोम सेट होगा। यानी जितनी प्लैडी होती है उसमें उतने ही क्रोमोसोम सेट होते हैं। मोनोप्लैड में 1 क्रोमोसोम सेट होगा, डाइप्लैड में देखिए 2 क्रोमोसोम सेट होगा, ट्राइप्लैड में 3 क्रोमोसोम सेट होंगे और टेट्राप्लैड में 4 क्रोमोसोम सेट होंगे। ठीक ना, इस तरह से पता कर लेंगे। और ये कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे एक जगह कितने क्रोमोसोम पेयर किए हैं, बड़ा आसान तरीका है कि एक जगह कितने क्रोमोसोम पेयर किए हैं। अगर कोई पेयरिंग हुई नहीं, सबके सब क्रोमोसोम अलग अलग हैं, इसका मतलब एक जगह पे खाली एक क्रोमोसोम है, तब आपका हो जाएगा मोनोप्लैड। अगर एक जगह 2 क्रोमोसोम पेयर किए हैं, डाइप्लैड, एक जगह 3 पेयर कर गए तो ट्राइप्लैड, 4 पेयर कर गए तो टेट्राप्लैड। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि डाइप्लैड ऑर्गेनिजम्स है और नीचे ऑप्शन लिखा रहेगा 2 क्रोमोसोम सेट, 3 क्रोमोसोम सेट, 4 क्रोमोसोम सेट, 1 क्रोमोसोम सेट। तो जितना प्लैडी उतना क्रोमोसोम सेट होता है। यानी मोनोप्लैड में 1 क्रोमोसोम होता है, डाइप्लैड में 2 क्रोमोसोम सेट होता है, ट्राइप्लैड्स में 3 क्रोमोसोम सेट होता है। और ऐसे जितनी प्लैडी में क्रोमोसोम सेट हो जाएंगे। पता करने का बहुत आसान तरीका है कि आप न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, और रख के जब आप गिनेंगे और सब क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं कि एक जगह कितने क्रोमोसोम पेयर किए। अगर 2 पेयर किए हैं जगह डाइप्लैड हो गया, 5 इकट्ठे पेयर किए हैं पेंटाप्लैड हो गया, कोई पेयरिंग नहीं हुई, सबके सब अलग अलग है, मोनोप्लैड हो गया। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की प्लैडी कितनी है। ठीक ना। और एक बात मैंने आपको पहले बता दिया कि 2n जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डाइप्लैड के साथ साथ पॉलीप्लैड को भी स्टडी करना है तो 2n को क्या मानेंगे आप, ये सोमैटिक सेल है जिसकी प्लैडी कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में प्लांट एनिमल जो होते हैं डाइप्लैड होते हैं, इसलिए 2n का मतलब डाइप्लैड लिख दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी पॉलीप्लैड ऑर्गेनिज्म की बात, जैसे दूब घास की बात करनी हो, तो यहाँ पे 2n का मतलब डाइप्लैड नहीं होता, वहाँ पे ट्राइप्लैड होता है। ऐसे मैंने आपको बताया जिस गेहूं की हम रोटी खाते हैं जो वास्तव में हेक्साप्लैड होता है, तो वहाँ पे 2n इक्वल टू हेक्साप्लैड होता है, 6x होता है। ठीक है ना। इस बात को पूरा ध्यान रखते अगर स्टडी किया जाए तो हम आसानी से ये बता सकेंगे कि किसकी प्लैनिंग कितनी है। ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो, ठीक है, अभी हम वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएं। अगले क्लास में हम डिफरेंट टाइप की प्लैनिंग कैलकुलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप की हम प्लैनिंग पढ़ेंगे, यू प्लैड क्या होता है, ऐसे हमारा एनयू प्लैड क्या होता है, हाइपो प्लैड क्या है, हाइपर प्लैड क्या है, सब देखा जाएगा। डिफरेंट टाइप की सोमी देखा जाएगा, मोनोसोमी क्या है, नलीसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, टेट्रासोमी क्या है, ये सारी बातें इस पर जो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप आई होप कि ये जो वीडियोस हैं आपके जो न्यूमेरिकल टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर करने में आपको हेल्प देंगे। और ध्यान दीजिएगा भाई, एक बात आप लोग जानते हैं, सब लोग आप लोग मेच्योर लोग हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, याद रखिएगा कंपटीशन में आप जानते हैं कोई मेरिट फिक्स तो होती नहीं। आप सबको मालूम है कि जितनी सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे ज्यादा करना चाहिए। और बड़ा एक फंडामेंटल, हम तो भाई 24 साल से पढ़ा रहे हैं और हम तो यही समझ पाए हैं कि जो सामान्य बातें सब लोग जानते हैं, जो टॉपिक सब लोग जानते हैं, वो तो हमको आना ही चाहिए। हमको कुछ ऐसे टॉपिक भी आने चाहिए जिन पर बाकी लोगों का कमेंट नहीं होगा।
तो उन्हीं टॉपिक के दम पे हम बाकी लोगों से एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, हमारा लक्ष्य हो जाएगा या हमारी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो जो आपके बायोलॉजी के जो टॉपिक बड़े जनरल टाइप के हैं, अब देखिए लोअर प्लांट, हायर प्लांट हर कोई पढ़ता है, क्वेश्चन ढेर सारा आता है, पढ़ना भी चाहिए। फिजियोलॉजी सबको आती है, मॉर्फोलॉजी सबको आती है, फिजियोलॉजी सबको आती है, तो कैसा रहेगा। लेकिन वही थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है, मतलब हम करें बायोकेमिस्ट्री में बॉन्डिंग पूछ लिया, कहीं का पूछा जाता है। ऐसे प्लानिंग कैलकुलेशन पर सवाल पूछ दिया गया, जेनेटिक्स में कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, माइक्रोबायोलॉजी कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, आप जानते पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप जानते हैं, सारे टीचरों को भी नहीं आते, इनके स्टूडेंट वहां से आए। तो आप सारे टॉपिक पढ़िए, जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो सब लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लेकिन जो अभी मैंने नाम लिया, जो थोड़े से टेक्निकल टाइप के हैं, जहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जहाँ थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, ये टॉपिक जो होते हैं आपको बाकी लोगों को के ऊपर कर देंगे और बड़े आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप मेरिट में ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आप बाकी जनरल टॉपिक के साथ इनको भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं प्रयास करूंगा पहले इन्हीं सारे टॉपिक पर हम एक वीडियो बना करके और आपके साथ शेयर करके और आपके आप ज्ञान वर्धन करें या बाकी लोगों से आपको आगे ले जाएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आपको लगता है कि इन वीडियो से कोई आपको फायदा हो रहा है, आपके नॉलेज को हेल्प कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें श्री साइंस अकेडमी को, और उसके बाद से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है बिल्कुल बकवास है, हमारे काम का नहीं, तो फिर आप ना तो इसको देखें ना इसको शेयर करें। बड़ी प्रोफेशनल सी बात है। अगर हेल्पफुल है, ज्ञानवर्धन हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको लाइक करें, अदरवाइज छोड़ दें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जरूर ये फायदा पहुंचा रहा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।